वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल है उसी के हवाले से हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद थे। सियालकोट की जो तकलीफ़ है, जो इस वक्त वहाँ पे मुश्किल आई हुई है, उसका आंखों देखा हाल बता रहे थे। और सबसे बड़ी जिसकी तरफ शायद अभी तक बात होनी भी शुरू नहीं हुई है कि ना सिर्फ ये कि 6 लाख लोगों का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, दे हैड टू इवैक्यूएट। मोर इम्पॉर्टेंटली खड़ी चावल की फसलें, खाने का सामान, माल मवेशी, चिकन फील्ड्स, सब कुछ ज़ाया हो चुका है। यानी वी आर एट द ब्रिंक ऑफ ऑल्सो फेसिंग फूड शॉर्टेजेस। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर पूरे पाकिस्तान की पाकिस्तान की बात करें कि जी कमी किसी चीज़ की नहीं हुई है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जिसका यानी एक कहते हैं ना कि एक लम्हे में आप फ़र्श से अर्श पर आ जाएं। जो शख्स वो कारोबार चला रहा था, जिसकी ज़मीनें थी, जिसने साल भर मेहनत करके उनको सींचा था, अब उसके साथ क्या होगा, क्या इसके लिए कोई सोच विचार हो रही है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, कितनी तादाद में लोग हैं, ये खड़ी फसलों की जैसे आपने बात की, इसके बाद लोग क्या करेंगे। आई नो फॉर अ फैक्ट कि सियालकोट अपनी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट के तौर पे जाना चाहता है, और क्या वहाँ के मुखय्यर अफराद ने इनकी हैंड होल्डिंग का कोई फ़ैसला किया है, इनकी इमदाद कर रहे हैं? कुछ इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अबू मोहम्मद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक राब्ता मुनक़ता होगा। सियालकोट में इस वक्त मवासलाती निज़ाम जो है वो पूरा इफ़ेक्ट हुआ हुआ है। हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर भाई भी होंगे, जिनका ताल्लुक भी सियालकोट से, लेकिन वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। हम उनसे रब्ता करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नवाजुल हुदा साहब, चीफ़ कार्टोग्राफर हैं, रीजनल प्लानर हैं, और ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है, उस पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। तो आइए उनसे भी कुछ अपडेट्स लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सिनेरियो है आपके सामने, क्या कहेंगे? बड़ी दिलखराश मनाजिर आ रहे हैं, बट इज़ इट रियली अ सरप्राइज़, या ये फोरकास्ट मौजूद थी, डेटा मौजूद था, हमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल भी ये सरप्राइज़ नहीं है, ये डेटा मौजूद था। और आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, चले हम यहाँ से उठाते हैं 2010 से, तो वहाँ से जब ये प्रॉब्लम हुई थी और रिपोर्ट भी बनी थी, तो रिकमेंडेशन दी गई थी कि जनाब आपने आगे किस तरीके से मामलात को हैंडल करना है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट के साइड पे जो है इस हवाले से कोई दिलचस्पी, इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्लाइमेट चेंज को एक शायद दुनिया से ऐड मांगने का एक ज़रिया समझते हैं, या समझते हैं कि भाई बार बार जो है सड़कें टूटेंगी तो यहाँ टेंडर होगा और हम शायद इससे ज़्यादा कमा पाएंगे टेंडर्स दे के। क्योंकि 1 इंच के हवाले से भी कोई प्लानिंग नहीं की गई कि हम क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे सामने, इस हवाले से हम क्या प्लान करें। देखिए अभी तक आप यकीन करें, मैं नाम नहीं लूँगी और मुझे पता है लोगों को बड़ा गिरा गुजरेगा, लेकिन यही पाकिस्तान की रिप्रेजेंटिंग सफारती टीम थी जो 2022 के सैलाब के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस सामने रखने गई थी। बहुत सारे वादे भी किए गए कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट एक्शन के लिए फ़ंड्स प्रॉमिस हुए। टू डेट अ लॉट ऑफ दीज फंड्स हैव नॉट मटीरियलाइज, यानी कितना परसेंटेज इसका पाकिस्तान में आया होगा, जो आया भी है वो कर्जा है। वहाँ वालों का ये कहना है कि वी हैवंट सीन द काइंड ऑफ प्लान्स जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स पे, कंडीशंस पे पूरा उतरता है। तो मुझे बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि अफ्रीका के कई ममालिक हैं जिन्होंने अब इस तरह की प्लानिंग कर ली है, नेट ज़ीरो के हवाले से प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, जहाँ दुनिया भर की सरमायाकारी वहाँ पर आ रही है। पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस इस वक्त किस नहज पे है सर? देखिए किसी नहज पे ही नहीं है। हम सिर्फ नए नए जो है वो वजारतें बनाते हैं। हमने क्लाइमेटोलॉजी के मौसम क्लाइमेट चेंज की एक वजारत बना ली और हमने क्लाइमेट चेंज के इशू को जो है रिजॉल्व कर लिया। ये है हमारी पॉलिसी। और मैं यही आपसे कह रहा था कि यकीन करें अभी तक कोई क्लाउड बस्टिंग का जो इशू है वो बिल्कुल स्टिल वो मौसमियात वाले अपनी जगह सही हैं कि ऐसा सच नहीं हुआ जो हम अपनी जो एनडीए में अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ना, या अपनी जो है वो नाहिली को छुपाने के लिए जो है वो क्लाउड बस्ट का जो है नाम ले रहा है। और कराची में भी रेन इस तरह से नहीं हुई। आपको पता है स्कैटर्ड रेन थी, और स्कैटर्ड रेन में एक एडवांटेज ये होता है कि फ्लो बनता रहता है और रेन कभी आपकी उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, कभी कम होती है, तो वहाँ से चीज़ें मैनेज होती हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जो मेयर कराची ने भी बार बार कोट किया कि कराची की ड्रेन की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर बारिश लेने की है। ये क्या अंग्रेज़ के ज़माने से 40 मिलीमीटर की है? कहीं हमने कोई पैक्ट साइन किया हुआ है कि इसको बढ़ाना ममनू है? ये बताइएगा कि बढ़ती क्यों नहीं है?
देखें वो बढ़ने के लिए, इन्होंने बढ़ाने के लिए क्लिक के नाम पर प्रोजेक्ट शुरू किया, वर्ल्ड बैंक ने जो है वो लोन दिया, और आपने ये कहा कि आप जो है अपना सिविज के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इन्हेंस करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। आप ज़रा मालूम तो करें कि इन्होंने कहाँ किया, और जहाँ पर भी किया है तो वो अभी स्टिल हो रहा है, जिस प्रोजेक्ट को 2022 तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो अगर आप देखें तो ये पूरी चेन है। जो लोग यहाँ पर आपको इमदाद के नाम पर लोन देते हैं, बेसिकली वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो यहाँ से अर्न करते हैं। तो ये इनके फंड मैन है जो कहते हैं कि 40 किलोमीटर तक कैपेसिटी है। तो भाई आपने जो लोन लिया है $1 बिलियन से ऊपर का, वो लोन कहाँ है? अच्छा, और ये पाकिस्तान के बड़े शहरों का हाल है। इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ फ्रॉम लाहौर जनाब सलीम शेख साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। और यकीनन इस तरह की मौसमियाती तब्दीली और आने वाले क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर पॉलिटिक्स भी होती है। तनकीद करने वाले और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन होती है वो उंगलियां उठाती है, सवाल करती है, लेकिन क्या ये सवाल उठाना सही है? इस वक्त अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए सलीम साहब, तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस पंजाब का है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर शहरों की बात की जाए, प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए, वो लाहौर का है। लेकिन अब जब लाहौर में रावी से सैलाब गुजर रहा है, बारिशें हो रही हैं, फिर जब मौसम तब्दील होगा तो स्मॉग की सिचुएशन आती है, क्या आप लोग यानी लाहौर के बासी इस बात से मुतमईन हैं कि वहाँ की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत जो एनवायरनमेंट प्रिपेयर्डनेस के लिए, क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस के लिए क्लाइमेट एक्शन जो ले रही है, क्या आपके ख्याल में वो आपको मुतमईन करता है? शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो सियासी हुकूमतें हैं वो जो है वो माइलेज लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है जो अपोजिशन होती है उसने हुकूमत भी की होती है। इस वक्त जो है वो पंजाब की बड़ी अपोजिशन जो है वो पीटीआई है। अगर वो तनकीद कर भी रही है तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि पंजाब में और वफाक में उसकी हुकूमत रही है, तो उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनाने के लिए इकदाम करने चाहिए। तो जैसे माहौलियात के हवाले से आपने बात की है, माहौलियात का जो बड़ा स्पेल है, बड़ी जो तबाही है वो पीटीआई के दौर में आई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत है, और उसकी जो सीनियर वज़ीर है मरीम औरंगज़ेब, वो क्लाइमेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इकदाम कर रही हैं। उन्होंने जो है वो गाड़ियों के इमिशन सर्टिफिकेट देने शुरू किए हुए हैं, उसके अलावा दरख्त लगाए जा रहे हैं और दीगर इकदाम। सर अनफॉर्चुनेटली मुझे कह लेने दीजिए कि ये सारी लो हैंगिंग फ्रूट है। कराची में भी इसी बात का मजाक उड़ा कि जी अब अजरक की जो नंबर प्लेट है वो आपको पानी में से बचा के निकाल लेगी। आई थिंक कि जब हम प्लास्टिक की थैलियों पे पाबंदी लगाते हैं, नई नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दरख्त लगाने की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे हैव ओनली बिकम पैच वर्क एक्टिविटीज़ जो कि फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौलाना इमरान बशीर भाई भी मौजूद हैं। इमरान भाई, आप क्या समझते हैं सियालकोट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपनी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट से जाना माना जाता है, मुश्किलात थी, अपना हवाई अड्डा ख़ुद बना लिया, अपनी एयरलाइन ख़ुद चला ली, लेकिन अब जो क्लाइमेट एक्शन के हवाले से सिचुएशन है, जो माहौलियाती मौसमियाती तब्दीली आई है, इसमें तो हुकूमत का फ़ाल होना ज़रूरी है। इस वक्त पाक अफवाज भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रहे हैं। आप कितने मुतमईन हैं, क्योंकि यू हेल फ्रॉम दैट सिटी? अभी थोड़ी देर पहले अबू मोहम्मद भाई हमें बता रहे थे कि वहाँ पे खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, माल मवेशी तबाह हुए हैं, चिकन की जो सप्लाई है वो ख़त्म हुई है। कैसे दोबारा सियालकोट अपने पैरों पे खड़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, कि सबसे पहले जब भी तुम्हें कोई मुसीबत परेशानी आए तो सबसे पहला हुकूमती सतह पर भी इस चीज़ का मुहासबा किया जाए और इनफरादी तौर पर भी कि ये कहीं मेरे गुनाहों की वजह से तो नहीं हो रहा। बात यह है कि आज हर फ़र्द ये चाहता है कि हुकूमत ठीक हो जाए, हुकूमत ये कह रही है अफराद ठीक हो जाएं। इस इम्तिहान से हमें निकलना होगा और इस इख्तलाफ से निकलते हुए सबसे पहले अपनी ज़ात को, आप जब भी हरमैन शरीफैन में खुतबे को सुनेंगे तो वहाँ एक चीज़ बोली जाती है, अव्वलन ऊसी नफ्सी बितक़वल्लाहि सुम्मा इय्याकुम। सबसे पहले मैं अपनी ज़ात को मुखातब करता हूँ, फिर तो मैं मुखातब करता हूँ। ये हरमैन शरीफैन में जब आप खुतबा सुनते हैं तो उसमें ये जुमला आप लाजमी सुनेंगे। गुजारिश ये है कि यकीनन सियालकोट में इस वक्त काफ़ी तबाही हुई है। हत्ता कि मैं कराची में ही आया हुआ था, मुख्तलिफ चैनल्स पर रिकॉर्डिंग थी और मैं वहाँ से इस्लामाबाद पहुँचा हूँ तो घर वालों ने एक टाउन से मैक टाउन से भाई की रिहाइश थी, वहाँ से कैंट जाना था
तो ये 2 दिन गुजरने के बाद यानी रात को वो ट्रैक्टर ट्राली पर मेरी फैमिली बैठकर, वहाँ से कैंट जाना था उन्होंने, तो वो ट्रैक्टर ट्राली पे बैठकर मेरे भाई की फैमिली भी और मेरी फैमिली भी पहुंची है जी। मुराद ये है कि परेशानियां मुसीबतें यकीनन हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ों को हमें देखना होगा। सबसे पहले अपने अमाल वाले निज़ाम को कि हम वहाँ कहाँ खड़े हैं, क्योंकि कुरान पाक की दूसरी आयत है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। और दूसरी बात यह है कि जब तक शरीयत और के जो उसूल हैं कि जो निज़ाम अदल से हटे, जो भी तरतीब जो उसको जिसकी जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो नहीं रहता, तो उसको इबरत का निशान सज़ा देनी चाहिए। वलकुम फिल क़िसासी हया, क़िसास के अंदर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी है, ताज़ीरात के अंदर ज़िंदगी रखी है। जो सड़कों को या जिस चीज़ों की ज़रूरत है, इमरान भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुरान हकीम फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि साल में 1-8 मरतबा तुम्हें मुश्किल में गिरफ्तार कर दिया जाता है और तुम उससे सीखते क्यों नहीं हो। लेकिन साथ ही साथ ये मुहासबा करने का वक्त तो है, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो गरीब सादा लो अवाम है, कल मैं देख रही थी कि एक विजुअल मुझे सियालकोट से मिला और ये बात मैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई की तरफ लेके जाना चाहूँगी। एक बहुत ही सादा लो ज़ईफ़ खातून पानी को अपनी अपने हाथ में भरकर उससे इल्तिजा कर रही थी, उसको हज़रत खिज़र का वास्ता दे रही थी कि तू थम जा, क्योंकि गरीब आवाम के पास कुछ नहीं है। लेकिन गरीब आवाम के जो हुक्मरान हैं, क्या उनसे सवाल करना नहीं बनता कि अल्लाह ताला ने तवक्कुल की भी जो डेफिनेशन दी है वो ये कहा है कि बेशक तुम्हें जूते का तस्मा भी चाहिए तो तुम मुझसे फरियाद करो, लेकिन अगर तुम तवक्कुल की बात करते हो तो पहले अपने ऊँट को बांधो और उसके बाद अल्लाह ताला पे यकीन रखो कि इसकी हिफाजत के। वो जो बांधने का अमल है, वो जो प्रिपेयर्डनेस है अबू मोहम्मद भाई, वो आपको नज़र आती है? क्योंकि ये माहौलियाती मौसमियाती तब्दीली हमारी आज की हकीकत है, क्या हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सियालकोट के लिए आवाज़ उठाने के लिए, सियालकोट की आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए और सियालकोट की आवाम के साथ इजहार मोहब्बत के लिए। जहाँ तक तदबीर की ताल्लुक है, दुनिया में अल्लाह ताला के एक कानून है कि इंसान की जो मेहनत कोशिश है उसी के साथ दुआ मांगी जाए तो तब जाकर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उसकी मेहनत का उसे सिला अता फरमाते हैं। मैं चूंकि वक्त वहाँ का कम है और मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपके तवस्सुत से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी जितनी फोर्स है, आर्मी है, रेंजर्स है, हमारे ज़िला सियालकोट के DPO साहब हैं, हमारी पुलिस है और सरकारी इदारों की जितनी नफरी है, सच्ची बात यह है, हकीकत यह है कि ये पानी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी आजमाइश थी और ऐसी आजमाइश है कि इदारे भी जितना कुछ उन्होंने किया वो सब कुछ कम पड़ गया। जो कुछ करना चाहते थे उन्होंने किया भी, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उनके बस से भी बात बाहर हो गई है। अब फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा, जो फौरी तौर पर करने के काम है, मैं बीबी मरियम नवाज साहिबा और उनकी कैबिनेट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात जो हुक्मरान बाला हैं उन तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। वफाकी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, उन्हें ये चाहिए कि अब यहाँ चूँकि बहुत सारे अवाम, बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास के, लो तबके के लोग थे, उन्होंने रात भर 2 रातें अपने बच्चों के साथ अपने छतों पर गुजारी हैं। जो सीवरेज का पानी था वो उनके वाशरूम के जरिए से उनके कमरों में आया है, उसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं। तो अब वो पानी की तमीज नहीं रही कि इसमें नाले का कौन सा पानी है, बारिश का कौन सा पानी है, सीवरेज का कौन सा पानी है। तो इसके बाद फौरी तौर पर जो चीज हमला करेगी वो बीमारियां हैं, बच्चे बीमार होंगे। सबसे पहले तो पीने का साफ पानी पूरे शहर के अंदर प्रोवाइड किया जाए। सियालकोट शहर में भी, पसरूर में भी, डस्का में भी, समड़ियाल में भी, शकरगढ़ में भी, नारोवाल में और दीगर जितने भी मज़ाफ़ात देहात इलाका जात हैं उनमें भी। और इमरजेंसी के तौर पर यहाँ मेडिसिन का इंतजाम किया जाए। जितनी लेबार्टियाँ हैं उनमें टेस्ट बिल्कुल फ्री किए जाएं सरकारी सतह पर, और जितने डॉक्टर हैं बाहर से भी डॉक्टर का अमला वहां लाकर बिठाया जाए और जितने लोग बीमार। मोहम्मद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हमें उम्मीद है कि ये रिहैबिलिटेशन का अमल होगा, रेस्क्यू रिलीफ के बाद यही मराहिल होते हैं। NDA में इसके लिए तैयारी कर रही होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे इसी पैनल के साथ। और इस वक्त कहते हैं ना कि कई दफ़ा हम बात ये कर रहे होते हैं कि कुछ हमें भी मरने का शौक़ होता है, कुछ शहर वाले भी जालिम होते हैं। तो इस वक्त सोने पे सुहागा मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ जो वाटर टेररिज्म इंडिया की तरफ से, ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपको बताया था
कि 2013-14 से बतदरीज जो हमने देखा कि इंडस वाटर कमीशन है उसमें डेटा का एक्सचेंज ख़त्म होता गया, ज़ीरो होता गया, और आज भी इस ट्रीटी, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने के बजाय इंडियन हाई कमीशन की तरफ से एक जेनेरिक वार्निंग सिर्फ पाकिस्तान को दी गई कि हाई फ्लड्स का खदशा है। कोई डेटा शेयरिंग नहीं की गई कि कितने वॉल्यूम्स में पानी किस औकात पे कौन सी जगहों से छोड़ा जाएगा। दिस इज़ बिग, दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ डेफिनेटली वाटर टेररिज्म। इस पे बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस के बारे में, लेकिन साथ ही साथ वाटर टेररिज्म और जारहियत। सवाल सबसे पहले मैं ये नवाज साहब आपके पास लेके आना चाहूँगी, क्या समझते हैं कि जो डेटा हमारे पास मौजूद है, हाउ एप्ट इज़ इट? हमारी प्रिपेयर्डनेस ऑफ कोर्स उसी से डिराइव होगी। क्या हम डेटा कलेक्शन एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं? एक दुश्मन से तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि वो डेटा शेयरिंग हमसे करेगा, और वो भी बात है कि 2013-14 से ही डेटा शेयरिंग में बतदरीज कमी आती गई है। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं एंड हमारे पास कौन सा डेटा मौजूद है जिससे हम आगे का रास्ता चूज़ करेंगे या तैयारी करेंगे? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इंडिया हमारा दुश्मन है तो हमारे फेवर में क्यों होगा, और हम क्यों इंतज़ार करते रहते हैं कि वो हमें बताए। अच्छा, उसने रिवर के ऊपर जो डैम बनाए, जब वो फिल होंगे तो उसने पानी जो है छोड़ना ही छोड़ना है। असल वजह यह है कि हमने, जो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने क्या तैयारी की, हमने क्या सीखा। तो आज के दौर में जबकि इतने सारे मॉडल्स बने हुए हैं जो मोर और लेस ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जो रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम आएगा, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर जो है स्लोप के हिसाब से जो है वो एक पैटर्न होना चाहिए कि पानी को कैसे जो है अपने एक कैपिलरीज के फॉर्म में जो है आर्टरीज तक जो है पहुंचाना है। सर मुझे बताएं, जब हम वाटर टेररिज्म की बात करते हैं, अभी हम ऑफलाइन जब गुफ्तगू कर रहे थे, ओवर द पास्ट मैनी डेकेड्स, यानी 2008 से ही चले लगा लेते हैं, कितनी वायलेशंस इंडिया कर चुका है इंडस वाटर ट्रीटी की बाय बिल्डिंग दीज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। पाकिस्तान ने इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ जो है उसके ऊपर फोकस किया था वर्ल्ड बैंक को, और पाकिस्तान के जो वाटर कमिश्नर थे वो सिर्फ कि वर्ल्ड बैंक चूँकि है वो उसने गारंटी दी है तो वो फोकस कर लेगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसको एक आप क्रेडिट दें, और काश के ये मज़ीद इस हिसाब से प्लानिंग भी करें कि जब इंडिया ने इनसे कहा कि हम कम्प्लीटली जो है पानी वो कर देंगे, तो उनकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त जवाब गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वर्ल्ड बैंक से जाके बात करेंगे। इस गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब, आपने अगर हमारा पानी रोका तो हम मिसाइल मार के आपके डैम को उड़ा देंगे। तो ये आपको एटीट्यूड अपनाना चाहिए, क्योंकि आपने जब जिस चीज़ को हाईलाइट किया उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि वो यही करता चला आया है, तो अब आप उसके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? और वो ये सोच रहा था इंडिया कि ये दोबारा से जो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और वो ये एक चूहे बिल्ली का खेल होगा और हम अपने आवाम को खुश करेंगे और इलेक्शंस जीतते रहेंगे। तो पॉलिटिकल साइड पे सारा कुछ होता है। मिसाल के तौर पे मई के हालात में ये हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई, और बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आई कि अगर आपने पानी रोकने की जुर्रत की तो पाकिस्तान का रद्द अमल ये होगा, वी विल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड वी विल सी दिस एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। इसके बाद अब हमारी 2 महीने बाद हकीकत ये है कि विद द मिनिमल वार्निंग इंडिया ने पानी रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से इस वक्त 6 लाख बंदा अफेक्टेड है। पाकिस्तान के कई शहर, कई देहात, गांव अंडर वाटर हैं। हाउ विल वी रिस्पॉन्ड? सलीम साहब, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? हुकूमत इसका कैसे जवाब देगी? देखें, हुकूमत इसका आप देखें उस तरह तो जवाब नहीं देगी जिस तरह मई में दिया था। मई में तो हमने इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि हम पानी बंद कर देंगे, तो उसका जवाब भी उसी तरह दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब पानी छोड़ दिया है और उन्होंने जो है वो जो आदाब है हुकूमती सतह पर उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी की है, सिर्फ सफारती ज़राए से बताया, जबकि इनको इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए जो है वो आगाह करना चाहिए था। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है कि इंडिया की भारतीय आबी जारियत जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि वो हमारे जो है अपर साइड पर है। जब उसका दिल चाहेगा वो रोकने की कोशिश करेगा, जब चाहेगा वो छोड़ देगा। लेकिन हमें एक थोड़ा सा काम जो है वो पाकिस्तानियों को ख़ुद भी करना चाहिए कि अगर बड़े डैम हम नहीं बना सकते तो हमें छोटे छोटे डैम जो हैं वो ज़रूर बना लेने चाहिए, ताकि जो हम जो हर 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद सैलाब की तबाहकारियों का शिकार होते हैं, लाखों लोग जो हैं वो उसका शिकार होते हैं, मवेशी बह जाते हैं, इंसानी जानों का
नुकसान होता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो उस पर हमें आज से ये प्लानिंग करनी चाहिए तमाम हुकूमतों को और जितने भी ताकतवर इदारे हैं उनको ये सोचना चाहिए। सर प्लानिंग तो शायद हमें 1970 से करनी चाहिए थी, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आप इस तरह की सीरियसनेस अब हुकूमत पंजाब या वफाक की तरफ से देख रहे हैं कि देखें जी अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, क्वाइट लिटरली ऊंचा हो गया है, तो क्या हम ऐसे डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स बना रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट आवाम के सामने रखा है? जी अभी तक तो बिल्कुल कोई नहीं रखा उन्होंने ऐसा कमिटमेंट कि हम ऐसे डैम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लेकिन अभी ये 3-4 रोज़ की बात है, सैलाब आया है, हो सकता है कि कोई बड़े जो हैं वो आपस में सर जोड़ के बैठ जाएं। अभी हम चंद मिनट पहले जो है वो आवाम को ये दिखा रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो नारोवाल शंकरगढ़ का जो है वो फ़िज़ाई दौरा कर रही हैं और इसके साथ उन्होंने वहाँ पर जाकर मीटिंग्स भी करनी है। तो हो सकता है इसमें ये बात जो है वो आगे जाके क्लियर हो जाए कि अब जो है वाकई पानी सर से गुजर गया है और पानी को महफूज करने के लिए, आइंदा नस्लों को महफूज करने के लिए और लोगों के नुकसानात को बचाने के लिए जो है वो ऐसे इक़दाम हमें यकीनन। सर मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं अपने बचपन से, यानी अगर हम 90s की बात करें, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी पंजाब में यही सैलाबी सूरत हाल थी। मुझे ये विजुअल्स हॉन्ट करते हैं कि जब अनफॉर्चुनेटली एक वज़ीर आज़म को या टॉप लीडरशिप को हेलीकॉप्टर में उन जगहों का दौरा करना पड़ा जाए और ताहद नज़र आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आए। इसके नीचे जो इंसान है वो कीड़े मकोड़े नहीं हैं, उनकी ज़िंदगियाँ थी, उनका ज़रिया माश था और इनकी खिदमत और इनके लिए आगे का जो एक विज़न रखना कि ये तरक्की कर सकें, खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर सकें, ये एक हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। यकीनन मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट एक्शन एक हकीकत है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी ये हमारा जुल्म है, ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। वाह दिस इज़ सच अ रिएक्टिव अप्रोच कि अभी तो जी सैलाब आया है, 2-3 दिन बाद सर जोड़ के बैठेंगे। सैलाब आने से पहले करने वाली ये प्लानिंग है। 2050 की प्लानिंग आज की तरक्की याफ्ता ममालिक और डेवलपिंग कंट्रीज़ आज कर रहे हैं कि उस वक्त हम खाएंगे क्या, हमारे पास पीने का पानी कैसा होगा, हमारी सड़कें कैसी होंगी, हमारे बच्चे किस किस्म की तालीम हासिल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना इस हवाले से बात की जाती है, ना हमारे यहाँ कोई एका है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में कुछ बातें सुनते हैं, कुछ वादे सुनते हैं और उसके बाद वो वादे कभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आकर ये बात भी करेंगे कि हम खुद कितने बेहिस हैं। जिस चीज़ को हम अपनी रेजिलियंस कहते हैं वो हमारी ढिठाई, वो हमारी बेहिसी है। बेहिसी का नाम रेजिलियंस नहीं है। मैनेजमेंट में ये बार बार कहा जाता है कि रेजिलियंस का मतलब होता है कि अगर आप 2 कदम किसी वजह से, किसी रुकावट की वजह से पीछे जाएं तो आप उससे सीखें और दोबारा जब आगे बढ़ें तो फिर उस विजडम के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ बढ़ें कि अब हमने चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। लेकिन हम बेचारी जो गरीब आवाम है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दोबारा सर झाड़ कर वो अपने घरों को दोबारा साफ़ करेगी, अपने कच्चे घरमानों को फिर खड़ा करने की कोशिश करेगी। अगर रिक्शा बह गया, रेडी बह गई है, 4 पैसे जोड़ेगी और दोबारा अपने ज़रिए माश के लिए निकलेगी। बट क्या ये उम्मीद लगा सकती है अपनी हुकूमत से? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। हमारे साथ काशान भी मौजूद है, काशान अवान। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि केपी में पीटीआई की सूबाई हुकूमत है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी काशान कि अभी जब बात होती है ना, लोगों ने कहा जी पंजाब में अगर अपोजिशन पीटीआई की है, अगर वो तनकीद करें तो उनको ये भी सोचना चाहिए उनके पास तो केपी भी है, उन्होंने वफाक में भी हुकूमत की, तो उन्होंने क्या कर लिया। इस ब्लेम गेम से हम काशान कब निकलेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया। इस गेम ही है जो मैं खुद देख कर आया हूँ बुनेर में, जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे मुतासरा ज़िला है बुनेर। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तक जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 406 अफराद अपनी जान से गए हैं। लेकिन हम जब वहाँ पर गए, बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ऊंचे इलाके हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला बिशोनई का गाँव है। ये बिशोनई का जो गाँव है इसमें सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक 80 अफराद अपनी जान से गए हैं, जिनमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। पूरे घर तबाह हो गए, बह गए। नगर का जो इलाका था वहां पर 52 रिकॉर्ड हुई हैं। गोकन के इलाके में 30 अफराद जहाँ बाको हैं। चगरजई का इलाका है वहां पर 41 और अभी भी 13 अफराद ये बताया जा रहा है कि मिसिंग है। ये जो मिसिंग है बिशोनई और कदरनगर के 9 अफराद इसमें शामिल हैं, जबकि
3 चगरजई के हैं और 1 गोकन का बताया जा रहा है। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जब ये आज तकरीबन 14 दिन से जायद का टाइम हो गया है कि जब ये सैलाब आया, क्लाउड बर्स्ट का एक वाक़या नहीं हुआ, ये मुतअद्दिद वाक़ये हुए मुख्तलिफ जगहों पर जी। अगर उनकी मैं आपको डिटेल बताऊं तो सोडेर का इलाका, सोडेर बताया जाता है, बिशोनी का जो गांव है उसके ऊपर वाले पहाड़ पर ये क्लाउड बर्स्ट का वाकया पेश आया। फिर कदरनगर से ऊपर टांटा के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ। संगर का इलाका है, गोकारई वगैरह के पूरे इलाकों को उसने डैमेज किया। इसी तरह चगरजई जब गुम शमनाल के इलाके पानी आया है कि जो बिशोनई का गांव है और उसके नीचे जो कदरनगर और संगर और चगरजई के जो गांव है, कलामी की माफ़ी चाहूँगी। मुझे बताइए कि INGOs और बहुत सारे फलाही इदारे ये बात भी कह रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कैश इम्बर्समेंट्स अभी भी ममनू हैं, यानी आप लोगों की कैश देकर, उनको नकद पैसे देकर उनकी इमदाद नहीं कर सकते। क्या ये बात दुरुस्त है और इसका कोई इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड? कि हुकूमत जो कंपनसेशन दे रही है उन लोगों को, तो वो वहां पर चूंकि जब ये सैलाब आया तो इसकी वजह से सारा मवासलात का निज़ाम, पुल सब बह गए, तो उसकी वजह से एक्सेस नहीं था, मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं कर रहे थे, इसी तरह बैंक जो थे, जो ATMs थे, वो सब डैमेज हो गए। तो अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि वहां पर कैश की सूरत में ही पैसा दिया जा रहा है, जो फी कस 15,000 रुपए फूड की मद में दिया जा रहा है, तो वो भी कैश की सूरत में ही दिया जा रहा है। लोग आते हैं, लाइंस बनाकर खड़े होते हैं और जो हुकूमत की जाती हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में बैठ जाती हैं और वहां पर लोग आते हैं और उनको अपना NICs वगैरह बताकर वहां से वो पैसे लेते हैं। इसी तरह जो जिन लोगों के घर गए, मैं आपको ये बता रहा था कि बिशोनई के इलाका में जहां पर ये वकूआ हुआ है वहां से डेड बॉडीज पीर बाबा के जो पड़ है, जो उसका एक दरिया सा है, छोटा सा दरिया तो नहीं है, नदी सी है, वहां पर ये डेड बॉडीज आई हुई थी। तो ये तकरीबन कोई 6 से 8 किलोमीटर का इलाका है। पानी इतना तेज था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे उसमें, अभी भी लोगों की घरों पर और दुकानों में, जो पीर बाबा का बाजार है वहां पर ही कंडीशन है कि रेत की भरी हुई है। रिलीफ का काम तो जारी है। हमने देखा कि पाक आर्मी की 3 बटालियंस भी वहां पर काम कर रही हैं, जिनका मेन काम जो है वो ये है कि रोडों की बहाली को बहुत बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। इसी हवाले से एक सवाल मैं नवाज साहब आपके पास लेके आना चाहूँगी। इंटरनेट पे एक बड़ी अजीब सी डिस्कोर्स मैंने देखी है जिसमें ये कहा गया और दिखाया भी उन्होंने कि ये लैंडस्लाइडिंग और इस सैलाबी रेले के साथ बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े यानी जिसको कहना चाहिए कि लिटरली पहाड़ के टुकड़े ऐसा लगता है कि बहते हुए आए हैं, और उसके ऊपर कई लोगों का ख्याल ये है कि ऐसा पत्थर इतनी बड़ी जो उसका साख्त है हमने कभी नहीं देखा, एंड इट ऑलमोस्ट फील्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें कि ये क्या फिनोमेना है और इस पर क्यों इतनी बात की जा रही है। देखिए, जितने भी आपके रॉक्स हैं, सबसे पहले हम रॉक्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वहाँ पे रॉक्स किस टाइप्स के हैं जी। तो जहाँ पर आपके ट्रीज़ हों वहाँ पे अमूमन रॉक्स वो होती है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं जी। और वहाँ जो है आपके सॉइल साथ होती है। तो जब बारिशें, आप दरख्त काट देंगे तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, मेटामॉर्फिक बोल्डर्स भी होते हैं, तो उन बोल्डर्स के साथ सॉइल होती है जहाँ पर दरख्त जो है वो उगते हैं। जब आप दरख्तों को काट देंगे तो फिर वो पानी जब वहाँ पे बारिश जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होकर उन तमाम बोल्डर्स को लूज़ करेगा, और जब वो बोल्डर्स एक मरतबा मूव करेंगे तो अपने साथ लेके छोटे छोटे जो पेबल्स हैं उनको भी साथ लेके मूव करते हैं। तो जो रास्ते हैं, हमेशा पानी ने जो रास्ता बनाया होता है वो 1000 ऑफ ईयर्स के अंदर बनाया होता है, और आप जाके उस पर बैठ जाएं। इसे एक मिसाल दूं आपको कि स्टॉक के अंदर में एक बात बताई गई थी कि जब मार्केट जिस हाइट पे पहुंच जाए, भले वो नीचे आ जाए, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो उस हाइट को ज़रूर जो है वो दोबारा टच करेगी। इसी तरीके से यही होता है कि जिन रस्तों से पानी, जिन रस्तों को बनाए पानी वहाँ पर लौट कर आता है। हमने 2010 का जो फ्लड था KP के अंदर, उससे किसी किस्म के जो आपने कहा कि हमने तैयारी ही नहीं पकड़ी, हमने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि भाई 2010 के अंदर भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लड आया था, और अगर हम उसके मुताबिक तैयारी कर लेते तो बुनेर में भी कुछ नहीं होना था।
ठीक है। और रह गई यहाँ की बात, तो पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। एंड आज भी देर नहीं हुई है। अगर हम कह रहे हैं कि 2025 में जहाँ जहाँ पानी आया, वही आपकी बात कि ये रास्ता है, नाउ दीज टाउन्स आर वल्नरेबल। हमारे यहाँ तो लोग इस बात पे बड़ी खुशी मनाते हैं कि जी हमने दरिया के किनारे रिजॉर्ट बनाया था, ये 4 दफ़ा बहा है लेकिन हमने 5वीं दफ़ा फिर बना दिया। यानी हद है हमारी कॉमन सेंस ना होने की। तो आप इसको देख लें, कराची में ही देख लें। मैं सिंपल कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि नीपा है, नीपा पे जब फ्लाईओवर्स नहीं थे और वो गैलेक्सी एक्सेल वगैरह वहाँ अपार्टमेंट्स नहीं बने थे, तो आपने देखा होगा अजीज़ भट्टी पार्क के अंदर जो है एक झील है, तो उस झील में पानी कहाँ से आता था? वो झील में पानी आता था नीपा के पास जो एक सिंक बनता था, उस सिंक से स्लोप करता हुआ वो स्लोप के थ्रू आता था। अब आपने वहाँ पे अपार्टमेंट्स खड़े कर दिए, आपने उस चीज़ का इंतज़ाम ही नहीं किया, आपने जौहर के झील को ख़त्म कर दिया। अच्छा मुझे बताएं, जस्ट लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि ये जो बेहंगम प्लानिंग है, इस तरह डेवलपमेंट के नाम पे, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अब बन चुके हैं, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आबाद हैं, क्या किया जा सकता है टू करेक्ट इट नाउ? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है ना वो कम करना पड़ेगा। अब सिंध के अंदर आप देखिए 63 टाउन जो प्रोजेक्ट है, या MDA 1 का प्रोजेक्ट है हदीद के पास, ये सिंध गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है और इसमें लाखों प्लॉट्स हैं, अलॉटीज़ हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट इसको प्रॉपर डेवलप करके लोगों को देती तो आपको अंदरून शहर जो है वो पोर्शंस के जो है वो केसेस नहीं होते, पार्क्स पे कब्जा नहीं होता, ठीक है ना, रोड को इंक्रोच नहीं किया जाता, मल्टीप्लेक्स ना बनता, किसी के पास 1000-2000 गज का प्लॉट है, उसने उसके ऊपर 400 मकान बना दिए हैं ताकि लोग रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो एक दर्द दिल है और बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन डॉक्टर साहब आपका, सलीम शेख साहब आपका, और तमाम उन साथियों का जिन्होंने आज के प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूट किया, हमें लेटेस्ट अपडेट्स दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपडेट्स हमारे लिए आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये बेईमानी है अगर इनको इकट्ठा करके, इनसे एक्सपीरियंस कलेक्ट करके इनको एनालाइज ना किया जाए। अगर हम हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, इस करंट सिचुएशन से नहीं सीखेंगे, ये अपने आप को रिपीट करती रहेगी, आज जो नुकसान हमने उठाया है उससे कई गुना नुकसान बढ़ता चला जाएगा। एंड इसमें किसी और को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते सिवाय अपने। सो अल्लाह करे कि हम इससे कुछ सीख पाएँ और हमारा आने वाला कल ताबनाक और रोशन हो। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।